गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। कैसे हो भाई आप सभी? रवि, केशव, अमन, राहुल, शिवम, गौरी, निधि, पलक, संजय, सृष्टि, मीना, निक्की, अविनाश। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस, है ना, एसएससी प्रथम बैच 2025 में। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो बैच है ये करियर बिल एप्लीकेशन पर फर्स्ट टाइम आया है। एसएससी प्रथम बैच, जहां सारे के सारे महारथी मिलकर आपको आपके एक एग्जाम की तैयारी कराएंगे। और इस बैच का नाम है एसएससी प्रथम बैच। लिखा तो एसएससी है, बट एसएससी के साथ साथ जो भी रेलवे का, है ना, सिलेबस है वो भी इस बैच में कवर हो जाता है। टीचिंग का भी हो जाता है, डिफेंस भी हो जाता है ना, और सी सेट यूपीएससी का भी सिलेबस कवर हो जाता है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में बेटा, है ना, हर एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे कवर होगा। और ये लाइव प्लस बीओडी बैचेस हैं। और जैसे कि आप जानते हैं ये बैच 3 या 4 दिन पहले शुरू हो चुका था। तो इस बैच में अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो भैया, रीजनिंग की सबसे पहले हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी। उसके बाद हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, दैट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज। और अल्फाबेटिकल सीरीज की 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो टोटल कुल मिला के 3 क्लासेस, है ना, टोटल, है ना, टोटल 3 क्लासेस इस टॉपिक की हो चुकी हैं। क्या एप्लीकेशन पर ये क्लास लाइव नहीं हुई है? हाँ, एप्लीकेशन पे क्लास लाइव नहीं हुई भाई। यूट्यूब चैनल पे तो क्लास लाइव हो चुकी है, बट क्या एप्लीकेशन पे क्लास लाइव नहीं है? हाँ जी, एक बार एप्लीकेशन पर चेक करना, शायद एप्लीकेशन पे क्लास लाइव नहीं है। यूट्यूब पर तो लाइव हो गई। प्राइवेट, हाँ, दोनों की हो गई, वो ब्रॉडकास्टिंग भी हो गई है। एप्लीकेशन में क्लास नहीं चल रही है। हाँ, यूट्यूब चैनल पे क्लास लाइव है फिलहाल, बट एप्लीकेशन पे नहीं चल रही है ना। जस्ट वेट। फिर बच्चे कमेंट क्यों कर रहे हैं, वाई क्लास इज नॉट प्लेइंग? हाँ, क्या चीज? क्लास बच्चे बता रहे हैं एप्लीकेशन पे क्लास नहीं। एप्लीकेशन पे चलेगी बेटा, एप्लीकेशन पे भी लाइव हो जाएगी। यूट्यूब चैनल पर लाइव हो चुकी है तो एप्लीकेशन पे भी क्लास लाइव हो जाएगी। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें। पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, उस रीजन की वजह से एप्लीकेशन पे लाइव नहीं हो पा रही है। यूट्यूब चैनल पर इसलिए लाइव क्लास चल रही है क्योंकि मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि इस बैच का जो पहला चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, वो चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा यूट्यूब चैनल पर। सिर्फ 1 या 2 डेमो के तौर पे क्लासेस नहीं रखी जाएंगी। पूरा का पूरा चैप्टर जो हमने शुरू किया है अल्फाबेटिकल सीरीज, वो पूरा का पूरा चैप्टर, है ना, वो कंप्लीट चैप्टर यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा। हाँ जी। अभी भी लाइव नहीं हुई क्या एप्लीकेशन पर क्लास? सर एप्लीकेशन पर नहीं चल रही है क्लास, करा रहे हैं। 6 9, चलो अभी करवा रहे हैं एप्लीकेशन पे लाइव। सर मेरे रीजनिंग में 45 प्लस नहीं आते हैं, 45 प्लस ही आते हैं, बट पता नहीं क्यों टाइम मोक में 32। अरे यार उसकी चिंता मत करो। हेलो, क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत थी? यार ऐसा मत किया करो, नया बैच है। हाँ, एप्लीकेशन वाले बच्चे एग्जिट करें और दोबारा से क्लास को चालू करें। हाँ, जो एप्लीकेशन पर बच्चे क्लास देख रहे हैं करियर विल एप्लीकेशन पर, वो बच्चे बेटा क्लास से बाहर निकले, है ना, और दोबारा से क्लास को स्टार्ट कर लें, उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमारी जो क्लास है वो एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल दोनों पे लाइव हो चुकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस बैच में आप लोगों को स्पेशल बैच की वीओडी भी दी गई है। बेसिकली ये एक स्पेशल बैच ही है, समझ रहे हो, लाइव प्लस बीओडी दोनों। आपको रीजनिंग की भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, है ना, इसकी भी बीओडी आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। इंग्लिश की भी बीओडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, रीजनिंग की बीओडी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और जीएस की भी बीओडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। वीओडी के साथ साथ लाइव बैचेस तो है ही, है ना। मैथ्स की लाइव क्लासेस हो रही हैं सारी की सारी, और इंग्लिश की लाइव क्लासेस हो रही हैं सारी की सारी, रीजनिंग की भी लाइव क्लासेस होंगी सारी की सारी,
और जीएस की भी लाइव क्लासेस होंगी, सारी की सारी लाइव क्लासेस को आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी मैथ्स को छोड़कर आपको बाकी तीनों सब्जेक्ट की वीओडी भी इस बैच में मिल रही है। मतलब कहने का मतलब है 1600 रुपये में धूम मची हुई है ना। 1600 कितनी फीस है? मात्र 1600। इस 1600 फीस में आपको सभी कुछ तो दिया जा रहा है। चार चार बैचेस दिए जा रहे हैं, लाइव बैचेस प्लस वीओडी आपको दी जा रही है 3 बैचेस की, प्लस 2 इयर्स आपको वैलिडिटी दी जा रही है ना। 2 साल की वैलिडिटी भी आपको दी जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको दी जा रही हैं इस बैच के अंदर, एसएससी प्रथम बैच के अंदर। चलिए, तो हम लोगों ने सबसे पहला जो चैप्टर शुरू किया था डेट वॉज अल्फाबेटिकल सीरीज। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में टोटल कितनी सीरीज हैं जो हमें पढ़नी है? टोटल 9 सीरीज हैं जो हमें पढ़नी है। बेसिकली है तो 8 ही, लेकिन जो 9वीं सीरीज है वो आप लोगों का टेस्ट है, वो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, है ना। जी हाँ, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज शुरू करी है। कौन सी सीरीज शुरू करी है बेटा? नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। अच्छा, इस सीरीज को सॉल्व करने की मैंने आपको पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, है ना। मैंने आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद, है ना, यार क्लास अभी तक भी लाइव नहीं हुई एप्लीकेशन पर, क्या मतलब है यार ये? 10 मिनट हो गए पूरे। भाई क्या चक्कर है, अभी भी क्लास लाइव नहीं हुई एप्लीकेशन पर? बच्चे तो पता ही नहीं रहे। दोबारा से सपोर्ट टीम से कमेंट करो और रीस्टार्ट करो क्लास। बहुत सारे बच्चे शायद पहले से जुड़ गए होंगे, उन्होंने कमेंट नहीं देखा होगा। एप्लीकेशन पर बच्चे बता रहे हैं क्लास नहीं चल रही है। हेलो। यार ये चीजें मत करो, ढंग से चेक करो। मैं ये फोन ही थोड़ी करता रहूंगा बीच क्लास में से बार 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 बार। हेलो। कैसे लाइव है? फिर बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि लाइव नहीं हुई है। तुम्हारी स्पेशल लाइव कैसे हो गई क्लास? है? नहीं तो अब कैसे चल रही है? हाँ जी। चलिए, पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू आ रहा है, भगवान जाने। चलिए, तो बाकी सब गाने छोड़ते हैं, एप्लीकेशन पे भी लाइव हो जाएगी। फिलहाल यूट्यूब चैनल पे लाइव है, तो एप्लीकेशन पे लाइव नहीं हो पा रही तो आप यूट्यूब चैनल पे आ जाओ फटाफट से, है ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि हमने सबसे पहली सीरीज स्टार्ट करी है, दैट वाज नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। अच्छा, इस सीरीज को सॉल्व करने की मैंने आपको पहले तो बेसिक कंसेप्ट बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे हम जाते हैं ना बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, है ना, पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं हम, डिफरेंट आने पर प्लस कर रहे हैं, है ना। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर दे रहे हैं, और हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो पहली वाली पोजीशन से आंसर दे रहे हैं, है ना। बात समझ रहे हो ना। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पिक करते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा पोजीशन सेम आने पर माइनस ही क्यों करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस क्यों करते हैं? देखो, इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि पोजीशन सेम, जैसे आप कभी भूल जाओ, अगर मान लो कभी ये ट्रिक भूल जाओ कि सर सेम आने पर क्या था, डिफरेंट आने पर क्या था, तो इस ट्रिक को याद कैसे किया जाएगा? आप बेटा प्रैक्टिकली सोचना। अगर मैं आपसे कहूं बाएं से 10वें के बाएं 10वां, बाएं से 10वें के बाएं 5वां, है ना, इस वाले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, है ना। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। फिफ्थ टू द फिफ्थ टू दी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, है ना। कोई भी चीज ना रटने की जरूरत नहीं होती है, समझने की जरूरत होती है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाएं से 10वें के बाएं 5वां। तो पहले हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व किया था, फिर मैंने डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी सेम आने पर माइनस। तो सेम आने पर माइनस एग्जैक्टली हो क्यों रहा है? देखो, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में बोलते हैं ना बाएं से 10वें के बाएं 5वां, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बायां छोर ये होता है ना, दायां छोर ये। अंग्रेजी वर्णमाला का बायां दायां हमारे अकॉर्डिंग होगा, जो हमारा बायां वो इसका बायां, जो हमारा दायां वो इसका दायां, जो हमारा राइट हैंड होगा वो इसका राइट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो इसका लेफ्ट हैंड। तो जब हम कहते हैं ना बाएं से 10वें के बाएं 5वां, तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? देखो, बाएं से 10वें, तो पहले हम बाएं से 10 चल रहे हैं, तो भैया बाएं से 10वें, फिर इसके बाएं 5वां आना है, और इसका बायां हमारा बायां। तो बाएं से 10वें के बाएं 5वां, तो जब बाएं 5वां जाते हैं तो हम रिवर्स हो जाते हैं।
समझ रहे हो? तो बाएं से 10वें के जब बाएं पांचवा जाते हैं तो हम रिवर्स हो जाते हैं, बाएं से 10वें के बाएं पांचवा, है ना। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ किसके, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले हम टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे, देन आफ्टर उसके फिफ्थ टू द लेफ्ट हो जाएंगे। तो जब पोजीशन सेम हो रही है, पोजीशन सेम हो रही है तो हम रिवर्स चले जा रहे हैं। ऐसा ही सेम सेंटेंस जब हम बोलते हैं ना दाएं से 10वें के दाएं पांचवा, तो बेटा दाएं से 10वें, है ना, दाएं से 10वें के दाएं पांचवा, इसका दाया हमारा दाया, तो दाएं से 10वें के दाएं पांचवा, तो ये भी बेटा पोजीशन रिवर्स हो जा रही है। तो जब बाएं से 10वें के बाएं पांचवा बोले या दाएं से 10वें के दाएं पांचवा बोले, तो हम क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं, है ना, पोजीशन डिक्रीज हो रही है। इसीलिए इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो ट्रिक है वो क्या है कि पोजीशन सेम आने पर हमेशा माइनस होगा। अच्छा, डिफरेंट आने पर प्लस क्यों होता है? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा, ठीक है, डिफरेंट आने पर प्लस क्यों हो रहा है? थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हाँ जी। अब मैं आपसे कहता हूं बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा चलो, अंग्रेजी वर्णमाला ये है, तो भैया बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा, बायां छोर है, बाएं से पांचवें, तो बाएं से पांचवें चलोगे। अब इसके दाई तरफ चलना, तो भैया इसका दाया हमारा दाया। अब बेटा पोजीशन बढ़ गई या घट गई? सर पोजीशन बढ़ गई। यहाँ पे पोजीशन माइनस हो रही थी लेकिन यहाँ पे पोजीशन बढ़ गई, है ना। थर्ड टू द राइट ऑफ किसके, थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो पहले फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन आफ्टर इसके थर्ड टू द राइट। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पोजीशन सेम आने पर माइनस होता है और पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या होगा, प्लस होगा। अब आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अब आप इस ट्रिक को इन फ्यूचर भूल भी नहीं सकते, भूल सकते हो, अब नहीं भूल सकते आप। एप्लीकेशन पर हो सकता है कुछ इश्यू होगा, इसीलिए इसीलिए एप्लीकेशन पर क्लास नहीं चल रही होगी, ठीक है। तो पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। वैसे तो एप्लीकेशन पे मेरे ख्याल से क्लास चल चुकी है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत थी, जिन बच्चों ने जल्दी से क्लास एंटर कर ली थी उन बच्चों की शायद क्लास नहीं चल पा रही थी, बट एप्लीकेशन पे अब क्लास चल रही है ना। हाँ जी, आज का क्लास 13 मिनट लेट हो गया है, ओपन नहीं हो रही थी एप्लीकेशन, मुझे पता कुछ टेक्निकल एरर था, बट अब कोई एरर नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा रहा था, जो भी कुछ हमने पिछले 2 दिनों में पढ़ा, मैंने कुछ अभी तक नया नहीं पढ़ाया, सिर्फ रिवीजन करवाया आपका, आपको ये कंसेप्ट समझाया है कि क्यों हम पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं और डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चे कहाँ से आंसर देते हैं? लास्ट वाली पोजीशन से। और हिंदी वाले बच्चे आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से। ये तो हमारी ट्रिक थी, लेकिन इस ट्रिक को यूज करने से पहले मैंने आपको ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई थी। और ये बताओ किस किस बच्चे को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो गई थी, है? अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को, ये होमवर्क आप लोगों ने कर लिया होगा, क्यों भाई? बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ होता है, अगर उन लेटर्स को ध्यान से देखा जाए तो। जैसे कि G7, H 8 की शेप देता है, I हमें 9 की शेप दे रहा है, M 3 से 13, W 3 से 23, है ना, R 18 की शेप दे रहा है हमें, किंग्स 11 पंजाब, T20 मैच। तो बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट है जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है, और कुछ ऐसे लेटर्स थे जिनकी प्रैक्टिस हमने इजोटी से कर ली थी, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को ना राइट हैंड से भी प्रैक्टिस करा दी थी, कल कल की क्लास में कराई थी ना। हाँ, कल मैंने आप लोगों को ना अपोजिट अल्फाबेट की भी प्रैक्टिस कराई थी, और मैंने आपको बोला था कि डेली रात को सोने से पहले, है ना, वो मेडिसिन आप लोगों को लेनी थी। तो भैया आप लोगों ने वो मेडिसिन ली कि नहीं ली? हाँ, कौन सी मेडिसिन? AZBY C6, AZBY C6, DDU, E इवनिंग, F4, GGT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। AZBY C6, DDU, E इवनिंग, F4, GGT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। और इस अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस का फायदा यह था कि अंग्रेजी वर्णमाला में हम दोनों एंड से काउंटिंग कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड से भी काउंटिंग कर सकते हैं और राइट हैंड से भी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कल आप लोगों को ना लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यूज को काउंट करना सिखाया था कि लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यूज को कैसे काउंट करते हैं, और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 को कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि राइट हैंड से नेगेटिव को कैसे करते हैं और राइट हैंड से मोर देन 26 को कैसे करते हैं। तो कल हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, है ना, बहुत सारी टाइप्स की काउंटिंग कल हम लोगों ने सीख ली थी,
है ना। ये सारी काउंटिंग देखो, ये थी लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, ये थी लेफ्ट हैंड से मोर देन 26। डायरेक्ट ट्रिक क्या थी बेटा, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 26 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। लेफ्ट हैंड से नेगेटिव की डायरेक्ट ट्रिक क्या थी, जितना माइनस है उसको 26 में से ही घटा दो, ठीक है। मोर देन 26 26 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। फिर राइट हैंड से नेगेटिव की डायरेक्ट ट्रिक क्या थी बेटा, जो भी नंबर है उससे एक ज्यादा आंसर होगा, -5 है तो छठा अक्षर ही हमारा आंसर होगा। और राइट हैंड से मोर देन 26 की ट्रिक क्या थी, 26 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, जो बचा वही आंसर है बट उसका उल्टा, क्योंकि ये राइट हैंड से है। तो ये सारी काउंटिंग हमारी कल हो चुकी थी, है ना। लेफ्ट हैंड से नॉर्मल, राइट हैंड से नॉर्मल, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, राइट हैंड से नेगेटिव, राइट हैंड से मोर देन 26। और मैं उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को इन 6 टाइप की काउंटिंग में दिक्कत नहीं होगी। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा, प्लीज वो कल का लेक्चर जरूर देख ले, है ना। वो कल का लेक्चर जरूर देख ले। अगर आप कल का लेक्चर नहीं देखोगे तो बेटा ये जो काउंटिंग है ना, ये आप समझ नहीं पाओगे। और ये काउंटिंग समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर सॉल्व करोगे ना, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के लिए अगर आप ये चीज नहीं जानते हो, है ना, अगर आपको ये चीजें नहीं पता, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपसे कभी सॉल्व नहीं होगा, या फिर हो तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होने के बाद, है ना। चलिए साहब, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कल जो भी क्लास थी वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास थी, सारी चीजें कल हमने सीखी थी, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे प्रैक्टिस। और आज हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। आज हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। हाँ जी, देखो रीजनिंग बुक जो चैप्टर वाइज है ना, वो लगभग मैंने यूट्यूब चैनल पे लगभग पूरी प्रैक्टिस करा दी। सिर्फ 4-5 चैप्टर बच रहे हैं उसके, सिर्फ 4-5 चैप्टर। पीवाईक्यू प्रैक्टिस मैंने कहा कि जब ये 2:30 बजे वाली क्लास बंद हो जाएगी, जब ये चैप्टर मैं पूरा करा दूंगा, उसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। यूपीपी का पेपर आया था, वो प्रैक्टिस हमने कंप्लीट कराई थी। रेलवे का पेपर आ रहा है तो रेलवे की प्रैक्टिस भी हम करा ही रहे हैं हर शाम को 4 बजे। तो फिर तकलीफ कहाँ आ रही है। अब तुम कहो सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, सर जब वॉचिंग चलेगी 40 वॉचिंग चलेगी 50-100, तो हम कैसे लाइव आके पढ़ाते हैं। हमें पढ़ाने के लिए कुछ बच्चे भी तो चाहिए लाइव के, नहीं चाहिए, है। क्यों भाई, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो और उस टीचर के पास ऑडियंस ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तो किसको पढ़ाए। हाँ, क्यों भाई। तो आप शुरू में तो आपके अंदर जोश रहता है यूट्यूब चैनल पे, शुरू में तो 3,000 बच्चे लाइव थे, 4,000 बच्चे लाइव थे, लेकिन धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी घटती चली गई। फिर आधे से ज्यादा किताब की प्रैक्टिस हो चुकी थी, फिर हमने वो बंद कर दी, क्योंकि हमें लगा कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। क्यों भाई। हाँ, चलिए साहब, फटाक से अब इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। 8 क्वेश्चन हम पहले 2 दिनों पहली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दूसरी क्लास में हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। दूसरी क्लास में पूरा का पूरा कंसेप्ट और ट्रिक सीखी थी हमने। सेकंड क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग सीखी है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा। और आज थर्ड क्लास में उसी काउंटिंग की मदद से, उसी काउंटिंग की हेल्प से हम प्रैक्टिस करेंगे। और आज तीसरी क्लास में हम उसी काउंटिंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए साहब, फटाफट से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का। और दोनों आंसर एक साथ, एक साथ देने, एक साथ, एक एक करके आंसर मत देना, दोनों आंसर एक साथ देने हैं। सर अगर राइट हैंड से माइनस का 31 आए तो क्या करेंगे। बेटा माइनस का 31 का मतलब मैंने आपसे क्या बोला, 26 का रिमाइंडर निकाल दो। 26 से कम 26 कितना बचा, 5, तो ये माइनस का 5 है। और माइनस का 5 बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर, क्योंकि माइनस के 5 को कैसे सॉल्व करना, इससे एक ज्यादा। या फिर आप दूसरे मेथड से कर सकते हो। माइनस के 31 का मतलब क्या हो गया, माइनस के 31 का मतलब हो गया इससे एक ज्यादा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 32वां अक्षर। और 32वां अक्षर मतलब 26 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6, यानी कि छठा अक्षर एफ। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, हर मेथड से आंसर सेम आएगा, हर मेथड से आंसर सेम आएगा, ठीक है। जी हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और मेथड सही यूज कर रहे हो तो कोई भी मेथड अप्लाई करो। आंसर देने के कई तरीके होते हैं। चलिए साहब, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। मेरे भाई जब दोनों पोजीशन हमारी सेम आती है, जब दोनों पोजीशन सेम आती है तो सेम आने पर माइनस करते हैं।
7 माइनस का 15। हिंदी वाले बच्चे माइनस प्लस आगे से करते हैं, इंग्लिश में पीछे से। ये चीज मैंने पहले दिन डिस्कस करी थी। दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस 7 माइनस का 15 माइनस का 8। माइनस का 8 कहां से होगा बेटा? बाएं से होगा, है ना। दोनों पोजीशन हमारी सेम, सेम आने पर माइनस 7 माइनस का 15 माइनस का 8 माइनस का 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब माइनस का 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बेटा माइनस का 8 कैसे सॉल्व करोगे बाएं से? तो माइनस का 8 मैंने कल क्या ट्रिक बताई थी बेटा? 26 से कितना पीछे जा रहा है? 8 पीछे जा रहा है। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर हो गया, डेट इज आर। तो जो चीजें आपने कल सीखी ना, उसका रिवीजन आज हो जाएगा। जो काउंटिंग आपने कल सीखी थी उसका रिवीजन बेटा आज की क्लास में हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट है। बाबू जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 15 और 15 30। अच्छा 30वां अक्षर कहां से होगा? 30वां अक्षर बाएं से होगा। विच लेटर विल बी 15th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। तो दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 15 30th 30th फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। तो कल मैंने आपको कैसे सिखाया था कि बाएं से 30वां अक्षर क्या होगा? सर 26 का रिमाइंडर निकाल दो, 26 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 4। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर हो गया, डेट इज डी। अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर हो गया, डेट इज डी। डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आर एंड डी। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। विदाउट पेन एंड पेपर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। फटाफट से आंसर दो इस। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा? दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट। और जब पोजीशन डिफरेंट आती है तो प्लस 16 और 17 क्या होगा? 33। 33वां अक्षर क्या होगा? बाएं से होगा। यहां पर दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 16 प्लस 17 33 33 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। अब बेटा बाएं से 33, 33 का मतलब 26 का रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर है? 7। अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर क्या होता है? जी। सर आपको कैसे पता जी होता है? ये प्रैक्टिस हम पहले दिन कर चुके हैं, पहली क्लास में कर चुके हैं। पीवाई की प्रैक्टिस बेटा जब 2:30 वाली क्लास बंद होगी तब शुरू हो जाएगी। क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ जी, लेकिन लाइव वॉचिंग ऐसा नहीं होनी चाहिए 150 50 100। इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि लाइव वॉचिंग तुम्हारी पहुंच गई थी मिनिमम 350, इसीलिए हमने वो बंद कर दी थी पीवाई की प्रैक्टिस। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां? जब तुम पढ़ने वाले नहीं हो तो पढ़ाने वाला कौन होगा? दाएं से 5वें के दाएं 15वां, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 5 माइनस का 15। 5 माइनस का 15 होगा माइनस का 10। माइनस का 10 बोले तो बेटा दाएं से, माइनस का 10 बोले तो दाएं से। विच लेटर विल बी 15th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड? बोथ आर सेम, सेम आने पर माइनस 5 माइनस का 15 माइनस का 10th, माइनस का 10th फ्रॉम राइट हैंड। बेटा कल क्या ट्रिक बताई थी मैंने माइनस के 10th की? कल क्या ट्रिक बताई थी? सर दाएं से अगर माइनस का 10 है तो आंसर इससे एक ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा 11। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आ गया किंग्स 11 पंजाब। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आ गया किंग्स 11 पंजाब, है ना। बहुत बढ़िया। तो जो चीजें कल आपने सीखी थी काउंटिंग, वो आपकी आज मदद कर रही है ना। यही तो आपने कल सारी काउंटिंग सीखी थी, तो आज आपको हेल्प मिल रही है। नहीं, फटाक से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। कम ऑन। 9 वाला सवाल रिपीट कर दो, 9 वाला सवाल रिपीट कर देते हैं साहब। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 7 माइनस का 15 माइनस का 8। माइनस का 8 कहां से होगा? बाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला का माइनस का 8 मतलब 26 से कितना पीछे गया? 8। एक्चुअल में 18वां अक्षर हो गया, डेट इज आर। ठीक है। और अगर आपका पहला दिन है आज तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस टॉपिक के, है ना, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो पहले आप वो 2 लेक्चर देखो, तब आज का लेक्चर देखने में अल्टीमेट मजा आएगा। किसी भी चीज को सीखने के लिए ना सीक्वेंस से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। भले ही आप पहले से कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना सही, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप सीक्वेंस से चलोगे तो एक अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा उस चैप्टर को पढ़ने में और उस चैप्टर को सीखने में, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं 7वां होगा? दाएं से चौथे के दाएं 7वां। भैया यहाँ पर दोनों पोजीशन क्या है? पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 4 माइनस का 7 माइनस का 3। माइनस का 3 कहां से होगा? दाएं से। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे? विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द राइट हैंड? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 4 माइनस का 7 माइनस का 3। माइनस का 3 फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड।
इसकी ट्रिक मैंने आपको कल क्या बताई थी, -3 का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर होगा, और अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर क्या होता है, डी। -3 से एक ज्यादा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा? जब हमारी दोनों पोजीशन सेम होती हैं तो हम माइनस कर रहे होते हैं, और जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 10 और 20 30, 30वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से होगा, है ना। विच लेटर विल बी 20th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड? दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, सेम आने पर तो माइनस कर देते हैं, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस। 10 + 20 30th, 30th फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। अब दाएं से 30वां अक्षर कौन सा होगा बाबू, तो 30 का मतलब 26 का रिमाइंडर, यानी कि चौथा अक्षर चाहिए। लेकिन चौथा अक्षर डी आंसर नहीं दे सकते हम भैया 30 का मतलब 4 होता है, 30 का मतलब 4 ही है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, डेट इज डी। लेकिन हम डी आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये दाएं से चौथा है। अगर ये बाएं से चौथा होता तो पक्का डी होता, ये दाएं से चौथा है तो डी का अपोजिट लेटर होगा। अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस मैंने आपको कल कराई थी। डी का अपोजिट होता है ड्यू, डी का अपोजिट होता है ड्यू, यानी कि डब्ल्यू इज द राइट आंसर, डब्ल्यू इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। चलिए साहब, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पे आइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 फिर से आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिखाई देगा। 15वां क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन भी डिफरेंट क्वेश्चन है। हम कैसे भूल गए, दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट है बाबू। अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या खास बात है, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे हर क्वेश्चन में सिर्फ 2 पोजीशन का यूज हो रहा था, या तो दोनों लेफ्ट या दोनों राइट, या लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट। टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, 2 पोजीशन आ रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है सर, 2 से ज्यादा पोजीशन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा? तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन 2 पोजीशंस वाले हो। एग्जाम में मोर देन 2 पोजीशन आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, कितनी भी पोजीशन आ सकती है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई अलग से ट्रिक सीखनी है, कोई ट्रिक नहीं सीखनी है ना। जो ट्रिक आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो कंसेप्ट मैंने आपको पहले दिन बताया था, वही कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होगा, वही ट्रिक यहां भी अप्लाई होगी। भाई किसी भी टॉपिक में तो मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, हजारों टाइप के प्रश्न होते हैं, बट ये थोड़ी कि हम हर प्रश्न के लिए अलग ट्रिक बनाएंगे, है ना। हमने हर चैप्टर के लिए, हर टॉपिक के लिए बस एक फिक्स अप्रोच और ट्रिक बनाई हुई है जो हर क्वेश्चन को डील करती है, समझ रहे हो, जब तक कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज ना हो जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा? तो सबसे पहले बेटा हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हिंदी वाले बच्चे ये बताओ मुझे, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या बताई थी? हिंदी वाले बच्चे कहां से आंसर देते हैं, आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं ना। आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, बाएं से 6। तो हिंदी वाले बच्चे बेटा लिख लेंगे बाएं से 6, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, बाएं से 6, हमने लिख लिया बाएं से 6। लिख लिया बाएं से 6, अरे लिख लिया कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब हमारी ट्रिक क्या थी, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे जितनी इस जैसी पोजीशन होंगी, जो बाएं होंगी बाएं, वो तो इसमें से माइनस हो जाएंगी, और जो दाएं होंगी वो इससे डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट आने पर प्लस हो जाएगा। कंपैरिजन बेटा इसी से होगा, कंपैरिजन इसी से होगा। चलिए, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, वही ट्रिक है। दाएं से 4, बेटा दाया इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। बाएं से 3, सर बाया इसके जैसा है, बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देंगे। 6 और 4 10, 10 माइनस का 3 7। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां, 7वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, जी होता है। खत्म, वही ट्रिक है, वही कंसेप्ट है जो ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चे कैसे सो डील करेंगे, सर इंग्लिश वाले बच्चे आंसर कहां देते हैं, हिंदी वाले तो आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो उन्होंने 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पिक कर लिया। अच्छा, इंग्लिश में माइनस प्लस रिवर्स होता है, तो हम पीछे चलेंगे उल्टा, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट। अच्छा ये बता, राइट इससे डिफरेंट है या सेम, सर डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर क्या ट्रिक है, प्लस कर दो।
और आगे बढ़ो, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट इसके जैसा है, इससे सेम है या डिफरेंट है? सर लेफ्ट इससे सेम है, सेम आने पर माइनस, 6 + 4 10 माइनस का 3 7, सेवंथ फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड, सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज जी, जी इज द राइट आंसर। तो वही ट्रिक है बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, बस फर्क सिर्फ इतना है, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करेंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पिक करेंगे। चलिए साहब अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें? हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे, बाएं से सातवें। हालांकि पेन पेपर की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे पेन पेपर की जरूरत पड़ रही है। बाएं से सातवें, के दाएं छठा, भैया इसके दाई और छठा, इससे दाया, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। के दाएं चौथा, बेटा दाएं चौथा, दाया इससे डिफरेंट है, इसी को रेफरेंस बनाना है, रेफरेंस इसी को बनाना है। दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 7 और 6 13 और 4 17, अंग्रेजी वर्णमाला का बाईं ओर से 17वां अक्षर। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर क्या होता है बेटा? ओपी क्यू 15 16 17, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश में डील करते हैं तो कैसे करते हैं? इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करेंगे, सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करेंगे, सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप रिवर्स चलो, 6 टू द राइट, 6 टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है भैया, राइट इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे? डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, है ना। फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। 7 + 6 13 + 4 17, 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दैट इज क्यू, 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दैट इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब है चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, किसी में कोई दिक्कत? दोनों क्वेश्चन उड़ा सकते हो ना हवा में, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, चाहे 2 पोजीशन का हो चाहे मोर देन 2 पोजीशन का हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखूं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं से, बाएं से 15वें के, बाएं से 15वें के, बाएं 5वें के, बाएं 5वें के, बाएं तीसरे के, बाएं तीसरे के, बाएं दूसरे के, बाएं दूसरे के, दाएं, बाएं दूसरे के, दाएं चौथे के, दाएं चौथे के, दाएं पांचवा। इस क्वेश्चन का आंसर देना बेटा विदाउट पेन एंड पेपर, मुझे पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है बिना पेन पेपर के आंसर देना, बिना पेन पेन। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, second to the left of, third to the left of, fifth to the left of, 15th from the left hand, 15th from the left hand। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दो, विदाउट पेन एंड पेपर तो देखो विदाउट पेन एंड पेपर आंसर क्या आएगा? बाएं से 15। तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पिक कर लेते हैं, बाएं से 15। अब जितने भी बाएं होंगे वो माइनस हो जाएंगे, दाएं आने पर प्लस। बाएं से 15वें के बाएं पांचवा, बायां इससे जैसा है तो 15 माइनस का 5 10, बायां इसके जैसा है 10 माइनस का 3 7, बायां इसके जैसा है 7 माइनस का 2 5, दाएं से डिफरेंट है 5 और 4 9, दाएं से डिफरेंट है 9 और 5 14। तो 14वां अक्षर बाएं से, 14वां अक्षर बाएं से क्या होगा? एन, एन इज द राइट आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे ना, तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपका आंसर आ ही नहीं सकता 1 या 2 मिनट से पहले। 1-2 मिनट से पहले आप आंसर दे ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप विदाउट पेन एंड पेपर ट्रिक यूज करते हैं तो मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगेंगे। कहने का मतलब है क्वेश्चन पढ़ के खत्म करोगे इतनी देर में तो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के खत्म करोगे इतनी देर में तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सिंपल। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट नहीं। चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए साहब भैया फीस थोड़ी सी बढ़ गई 100-200 रुपए, तो इसमें हम क्या करें? फिर और बढ़ जाएगी फीस। जब ऑफर था, 8 दिन ऑफर चला था, तब आप सो रहे थे, तो इसमें गलती किसकी है, मेरी या आपकी? बट फिर भी 100-200 से इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है,
अभी भी कोई ज्यादा फीस नहीं है, 1800 रुपये फीस है, 1600 रुपये डिस्काउंट था, 200 रुपये में क्या होगा है? क्यों भाई? ऑफलाइन क्लास में जब हम जाते हैं तो हमें एक बैच की फीस देनी पड़ती है 30 से 40 हजार रुपए, और उसके बावजूद फिर ऑफलाइन क्लास में आने जाने का किराए भाड़े का खर्चा अलग, फिर उसके बावजूद हॉस्टल में रहने का खर्चा अलग, और फिर उसके बावजूद समय बर्बादी अलग। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, 1600 1800 रुपये, और तुम्हारे पॉकेट में हम एनी टाइम है, और तुम इस चीज के लिए परेशान होगे तो भाई कैसे जीवन में आगे बढ़ोगे? हैं, कितनी सैलरी मिलेगी तुम्हें पहली बार सरकारी नौकरी से पहले महीने की? अब बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, बात है ना, बात है हमारे जीवन की, बात है हमारे परिवार की। अगर एक बच्चा परिवार में से सरकारी नौकरी पे लगता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो अपने आने वाली जनरेशन, है ना, अपने माँ बाप और अपने से जुड़े लोगों को, है ना, ठीक है, तो मतलब बहुत सारा चेंज हो जाता है उसके सराउंडिंग्स में। सिर्फ एक सरकारी नौकरी आपको नहीं बदलेगी, पूरे आपके सिस्टम को बदल देगी, है ना जी। चलिए साहब, फटाफट से आंसर दो बेटा। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए, जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में, बात अंग्रेजी वर्णमाला की हो रही है, अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि A to Z, कौन सा अक्षर बाएं से छठे के, देखो बाएं से छठे, तो हम जानते हैं कि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को ही पकड़ेंगे, बाएं से छठे। अब हम आगे बढ़ते हैं, दाएं से पांचवा, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। दाएं से चौथा, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। बाएं से तीसरा, बाया इससे जैसा है सेम आने पर माइनस। 6 और 5 11 और 4 15, माइनस का 3 12। बाएं से 12वां, 12वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का? 12L, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप रिवर्स चलो, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। फोर्थ टू द राइट, राइट 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 इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, है ना। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है सेम आने पर माइनस कर देंगे। 6 + 5 11 + 4 15, माइनस का 3 12, 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज L इज द राइट आंसर, L इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें? भैया काउंटिंग हो रही है दाएं से 10वें, हिंदी वाले बच्चे दाएं से 10 को पिक कर लेंगे, दाएं से 10। अब हम आगे बढ़ते हैं, दाएं से छठा, दाया इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस। बाएं से पांचवा, बाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, ठीक है। बाएं से चौथा, बाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 10 माइनस का 6, 4 और 5 9 और 4 13। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर। इंग्लिश वाले बच्चे बेटा 10th फ्रॉम द राइट हैंड, लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे, 10th फ्रॉम द राइट हैंड। अब हम रिवर्स चलेंगे, 6 टू द राइट, राइट राइट इसके जैसा है सेम आने पर माइनस। फिफ्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। एंड फोर्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। तो भैया 10 माइनस का 6, 4 + 5 9 + 4 13, 13। बहुत सारे बच्चे एम आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे एम आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का वो मुर्गा बन जाए, जो बच्चे एम आंसर दे रहे हैं मुर्गा बन जाए, जोर से चिल्लाए कुकड़ को। जिनका भी आंसर एम है वो मुर्गा बन के चिल्लाए कुकड़ को, उनकी शायद दिमाग की नसें थोड़ी सी ब्लॉक है। जब आप मुर्गा बनोगे तो वो दिमाग की नसें आपकी खुल जाएंगी। तो जिन बच्चों का आंसर एम है वो मुर्गा बने और चिल्लाए बेटा कुकड़ को, ताकि थोड़ी सी दिमाग की नसें तुम्हारी सी खुल जाए। दिमाग की नसें खुलना बहुत जरूरी है ना बेटा। एम आंसर आप तब देते जब ये काउंटिंग बेटा, ये काउंटिंग राइट की जगह लेफ्ट से होती, ये काउंटिंग दाएं की जगह बाएं से होती, तो तुम्हारा एम आंसर बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब आप एम आंसर नहीं दे सकते, अब आप क्या दोगे? एम का जस्ट अपोजिट आंसर। क्या दोगे? एम का जस्ट अपोजिट आंसर। समझ रहे हो? एम का उल्टा क्या होता है? एम का उल्टा होता है, क्या बताया था कल? मैन। एम का उल्टा होता है एन। एम का उल्टा आंसर दोगे क्योंकि ये दाएं से काउंटिंग हो रही है राइट हैंड से। ये भी तो चेक करोगे ना काउंटिंग एग्जैक्टली हम कर कहां से रहे हैं, हम बाएं छोर से कर रहे हैं या दाएं छोर से कर रहे हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। हम राइट हैंड से कर रहे हैं या लेफ्ट हैंड से काउंटिंग कर रहे हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। चलिए साहब,
अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, अभी तक बेटा तुमने 18 क्वेश्चन बनाए, 18 के 18 क्वेश्चन सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। 18th के 18th क्वेश्चन सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा था। 18 क्वेश्चंस जो हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, ये 18 के 18 क्वेश्चन एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, सेम पैटर्न को। और हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, चाहे वो 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। बस सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट से आंसर, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर। और इन 18 क्वेश्चन में 6 टाइप की काउंटिंग हो रही थी, 6 टाइप की। एक तो लेफ्ट हैंड से नॉर्मल काउंटिंग हो रही थी, राइट हैंड से नॉर्मल हो रही थी, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव हो रही थी, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 हो रही थी, राइट हैंड से नेगेटिव हो रही थी, और राइट हैंड से मोर देन 26 हो रही थी। तो इन 18 के 18 क्वेश्चंस में 6 टाइप की काउंटिंग हमने सीख ली, और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे, जिसमें पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस कर रहे थे। लेकिन ये जो 19वां क्वेश्चन है, क्या ये इसी 18 क्वेश्चंस की तरह ही है या थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है? क्या यहां से डिफरेंट पैटर्न शुरू होने जा रहा है, या ये वही 18 में शामिल होगा क्वेश्चन? ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 19वां, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर काउंट करना है, यहां भी हम कोई एक अक्षर काउंट कर रहे थे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? हाँ जी, तो सर ऐसा लग रहा है ये तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? यहां पर यहां पर बीच का अक्षर चाहिए। अभी तक जो हम काउंटिंग कर रहे थे वो सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, अभी तक जो हम काउंटिंग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, बाएं से चौथे के बाएं 18वां, बाएं से 18वें के बाएं चौथा, इस टाइप की काउंटिंग थी। लेकिन अब हमें ना बीच का अब हमें बीच का अक्षर कैलकुलेट करना है, मिडवे बिटवीन। तो वही चीज है, पहले हम चलेंगे मैंगो लाइफ, आम जिंदगी, ममास मेथड, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो अंग्रेजी, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? डी। बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है? आर। तो भैया डी और आर के ठीक बीच में क्या अक्षर है? पूरी सीरीज लिख डालो, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। पूरी सीरीज लिख दी हमने, डी टू आर। और भैया डी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो भैया ई से क्यू कट गया, बिल्कुल कट गया। एफ से पी कट गया, बिल्कुल कट गया। जी से ओ कट गया, बिल्कुल कट गया। एच से एन कट गया, बिल्कुल कट गया। आई से एम कट गया, बिल्कुल कट गया। जे से एल कट गया, बिल्कुल कट गया। तो डी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर निकल कर आ गया? के अक्षर निकल कर आ गया, बिल्कुल बेसिक मेथड से। दिस इज ममाज मेथड, है ना, ये ममाज मेथड है। अब हम चलते हैं डैडीज मेथड पे, पपास मेथड पे, यानी कि मैंटोज जिंदगी। हाँ हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इस क्वेश्चन को अगर हम विदाउट पेन एंड पेपर करना चाहते हैं तो कैसे डील करेंगे? देखो, जब भी हमसे बीच का अक्षर निकलवाए, जब भी हमसे ठीक बीच का अक्षर निकलवाए, तब हमें पता है क्या करना है कुछ नहीं करना। ऐसा मत करना कि सेम आने पर माइनस, वो तो अलग कंसेप्ट हो गया ना। बीच का अक्षर जब भी निकलवाएगा आपको कुछ नहीं करना, आप दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो। एवरेज बोले तो बेटा औसत, आप दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो, औसत, बात खत्म। वही अपना आंसर होगा, है ना। जब भी बीच का नंबर निकालना हो तो आप दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो, वही हमारा आंसर होगा, बात खत्म। तो बेटा बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? 4 और 18 का एवरेज कितना बनता है? 18 और 4 22, 22 बटा तो 11। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर हो गया, डेट इज के। के इज द राइट आंसर, डेट इज के इज द राइट आंसर। लेकिन जब हम एवरेज निकालेंगे ना, जब हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है ना। टीएनसी अप्लाई होगा यहां पर टीएनसी अप्लाई है। अब यहां पर टीएनसी क्या अप्लाई है? टर्म्स एंड कंडीशंस क्या अप्लाई होंगी? टर्म्स एंड कंडीशन ये अप्लाई होंगी कि एवरेज तभी निकलेगा
जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से होंगी, सेम एंड यानी कि या तो दोनों लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों राइट हैंड से। भैया औसत तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन हमारी बाएं छोर से या दोनों ही दाएं छोर से हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है कि एवरेज निकलने के बाद आंसर हमारा उसी एंड से बनेगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में तो आंसर बनेगा लेफ्ट हैंड से 11th। अगर दोनों पोजीशन राइट हैंड में तो ये आंसर बनता राइट हैंड से 11th। गॉट इट। तो एवरेज कब निकलेगा? बोथ पोजीशन शुड बी फ्रॉम सेम एंड। एवरेज तब निकलेगा जब दोनों स्थितियां एक ही छोर से होनी चाहिए। एवरेज निकलने के बाद आंसर भी उसी एंड से होगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। कुछ बच्चों के पेट में दर्द हो गया होगा, उनको लग रहा है सर अगर एवरेज ही ना निकले तब हम क्या करेंगे। अगर एवरेज ही ना निकले तब हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। तो बताएंगे आपको आगे चल के कि अगर एवरेज नहीं निकलता तब आपको क्या करना है। फिलहाल जब तक एवरेज निकलना है तब तक तो क्वेश्चन बनाओ, जब तक एवरेज निकलना है तब तक तो क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो बेटा ठीक बीच का अक्षर निकालना है। ठीक बीच का अक्षर, तो ठीक बीच का अक्षर कैसे निकालोगे? एवरेज 6 और 20 26, 26 बटा तो 13, और 13वां अक्षर बेटा लेफ्ट हैंड से ही है। और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? एम। एम इज द राइट आंसर, है ना। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो दोनों का एवरेज निकाल दो, दोनों का एवरेज निकाल दो, बात खत्म। चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बेटा एक साथ आने चाहिए, एक एक करके मत देना, एक साथ चाहिए दोनों क्वेश्चन के आंसर, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 16th फ्रॉम द राइट हैंड? है ना, दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर चाहिए, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 3rd फ्रॉम द राइट हैंड एंड 21st फ्रॉम द राइट हैंड? इनके बीच का अक्षर निकालना है। इसकी डायरेक्ट ट्रिक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। क्या करना है? एवरेज करना है। 4 और 16 20, 20 बटा दो 10। किसी भी बच्चे ने गलती से जे आंसर देने की कोशिश तो नहीं करी है? जिसने भी जे आंसर देने की कोशिश करी है, मुर्गे बनने में तुम्हारी कमी रह गई थी, तुम्हें थोड़ी देर और मुर्गा बनना पड़ेगा। जिसने भी जे आंसर दिया उसको थोड़ी देर और मुर्गा बनना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, ये 10वां अक्षर बेटा इस बार राइट हैंड से है ना कि लेफ्ट हैंड से। तो जे का उल्टा आंसर देंगे जंगल क्वीन। जंगल क्वीन, तुम बेटा जंगल की रानी को भूल गए, जंगल क्वीन। तो क्यू इज द राइट आंसर। जे आंसर तब होता है जब बोथ पोजीशन शुड बी फ्रॉम लेफ्ट। अगर बोथ पोजीशन विल बी फ्रॉम, बोथ पोजीशंस, है ना, वर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, देन डेफिनेटली हमारा जे आंसर होता। बट बोथ पोजीशंस आर फ्रॉम राइट हैंड, इसीलिए हम जे का उल्टा आंसर देंगे जंगल क्वीन। चलिए एवरेज निकालो। 3 और 21 24, 24 बटा दो 12। तो हमारा आंसर एल तो नहीं आ रहा, कोई बच्चा एल तो आंसर नहीं दे रहा। एल आंसर तब देते हैं व्हेन बोथ पोजीशंस वर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर दोनों स्थितियां लेफ्ट हैंड से होती तो डेफिनेटली एल आंसर होता। बट क्योंकि ये दोनों पोजीशन राइट हैंड से हैं तो एल का उल्टा आंसर देंगे लव। एल का उल्टा आंसर क्या है? लव। लव को भूल तो नहीं गए हम? लव को कैसे भूल जाएंगे हैं? बचपन से जब हम पैदा हुए तब से हमारा सपना था कि बड़े होकर हमें लव करना है। क्यों भाई? दो ही चीजों के लिए तो बड़े हो रहे हैं हम, नौकरी और चलिए साहब बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को। अब जो तुम्हारे पेट में दर्द था ना कि सर अगर सर अगर एवरेज ना निकले तो हम क्या करेंगे, या फिर अगर दोनों पोजीशन सेम एंड से ना हो, अगर दोनों पोजीशन सेम एंड से ना हो तो हम क्या करेंगे। तो जो तुम सोच रहे थे ना कि अगर दोनों पोजीशन सेम एंड से ना हो या एवरेज ना निकले, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, उसके लिए ये क्वेश्चन है। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाफट से, कम ऑन। हाँ जी,
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड? तो भैया दिमाग लगाओ और एवरेज निकालो। मैंने आपसे कहा था एवरेज कब निकलेगा? व्हेन बोथ पोजीशंस शुड बी फ्रॉम लेफ्ट, मतलब सेम एंड। अगर दोनों स्थितियां समान है तभी एवरेज निकलेगा, बट स्थिति तो समान है नहीं। तो क्या दिक्कत है? समान नहीं है तो समान कर नहीं सकते हो तुम। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से चौथा है, क्या उसकी पोजीशन तुम आगे से नहीं पता लगा सकते? ये तो मैंने कंसेप्ट आपको परसों ही सिखा दिया था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से चौथा है वो आगे से कितना दूर होगा। टोटल 26 अक्षर है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं। ये ट्रिक तो मैं आपको पहले दिन ही सिखा चुका हूं, पहले दिन सिखाई थी ना, 27 माइनस का 4। तो जो पीछे से चौथा है वो आगे से 23वां अक्षर होगा, है ना। और वैसे भी बेटा डी का उल्टा डी, डब्ल्यू लेटर, और डब्ल्यू का प्लेस कितना होता है? डब्ल्यू का प्लेस 23 ही तो होता है। अब एवरेज निकालो, 3 और 23 26, 26 बटा दो 13, 13वां अक्षर कहां से? लेफ्ट हैंड से, डेट इज एम। तो कहने का मतलब है अगर दोनों पोजीशन सेम एंड से नहीं है, अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। अब आप में से कुछ सोच सकते हैं कि सर आपने दोनों पोजीशन को लेफ्ट हैंड में ही क्यों कन्वर्ट किया, आपने दोनों पोजीशन को राइट हैंड में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? अब मेरा तो आंसर अलग आ गया, राइट हैंड में कन्वर्ट करके। तो बाबू तो राइट हैंड में कन्वर्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लेफ्ट से थर्ड है वो राइट से कितना दूर है? 27 माइनस का 3 24, और ये तो राइट हैंड से फोर्थ है ही। अब एवरेज निकाल दो, 24 और 4 28, 28 बटा दो 14। तो बेटा 14वां अक्षर एन आंसर मत दे देना, एन मत देना आंसर, एन का उल्टा दो ना। क्यों? क्योंकि ये जो 14th लेटर है ना ये राइट हैंड से है, राइट हैंड से। तो एन का उल्टा क्या होता है? मैन। तो भी आंसर हमारा एम ही आना है। तो कहने का मतलब है दोनों पोजीशन को सेम करो, चाहे तो दोनों को लेफ्ट में करो, चाहो तो दोनों को राइट में करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा, है ना। आंसर सेम ही आना है, चाहे आप दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट करो पोजीशंस को, चाहे दोनों को राइट में। पोजीशन कन्वर्ट करने की ट्रिक मैंने आपको पहले दिन ही समझा दी थी। क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, बिल्कुल सही जवाब। आप आज सैटरडे को क्लास क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमारी मंडे ट्यूसडे किसी रीजन से क्लासेस ऑफ रहेंगी, उसको कंपनसेट करने के लिए मैं सैटरडे को क्लास ले रहा हूँ, है ना। क्योंकि मंडे ट्यूसडे क्लासेस ऑफ रहेंगी, हो सकता है नेक्स्ट सैटरडे को भी क्लास ले लो, क्योंकि है ना कंपनसेट तो करना पड़ता है ना भाई। वीक में अगर आपकी छुट्टी हो जा रही है किसी रीजन से, है ना, तो वो कंपनसेट कर लेते हैं हम सैटरडे वाले दिन, क्या दिक्कत है? तो अगर पोजीशन सेम नहीं है तो पहले पोजीशन सेम बना लो, पोजीशन सेम नहीं है तो पहले पोजीशन सेम बना लो। बता तो दिया बेटा, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से चौथा है वो आगे से 23वां है, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ना टोटल +1 में से घटाते हैं। टोटल 26 लेटर है तो 27 में से घटा देंगे। चलिए साहब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर चाहिए? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड? इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? बीच का अक्षर तब निकलेगा व्हेन बोथ पोजीशन शुड बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो बेटा दोनों पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो, ये लेफ्ट हैंड से फोर्थ है। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से पांचवा होता है वो आगे से कितना दूर है? 27 माइनस का 5 22। अगर तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो उसको गोली मारो। ये बताओ ये कौन सा लेटर है? राइट हैंड से फिफ्थ कौन सा लेटर है? सर ई का उल्टा इवनिंग, वी, वी लेटर है ना, वी। और वी का जो प्लेस होता है वो कितना होता है? वी का प्लेस होता है 22। अब एवरेज निकाल दो। तो भैया 4 और 22 26, 26 बटा दो कितना होगा? 13। और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर कहां से? लेफ्ट हैंड से, डेट इज एम। एम इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों का डाउट अभी भी दूर नहीं हुआ, वो कह रहे हैं सर ये बताओ एवरेज ही ना निकले तब हम क्या करेंगे? पता नहीं क्या बता रहे हो सर, एवरेज निकल गया, यहाँ भी एवरेज निकल गया, सर यहाँ भी एवरेज निकल गया, यहाँ भी निकल गया। मेरा डाउट है सर जब एवरेज ही ना निकले तब हम क्या करेंगे? तो भैया तुम्हारा डाउट यहाँ दूर हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? सारे डाउट्स दूर होंगे, तुम्हारा डाउट यहाँ दूर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। बनाओ ये क्वेश्चन बनाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर चाहिए। तो बताओ, जे,
के, JNK नन। ठीक है, मैं ऑप्शंस आपको दूंगा, आपको ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। एक चीज याद रखना, रीजनिंग में जब तक हम बेस्ट ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, रीजनिंग में जब तक हम बेस्ट ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन हमारा नहीं होगा, है ना। तो रीजनिंग में ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना हमें आना चाहिए। जब तक हम बेस्ट ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन होने की कोई उम्मीद नहीं है। बेस्ट, क्योंकि रीजनिंग में ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं क्वेश्चंस के तो आखिरकार डिपेंडेंसी हो जाती है ऑप्शन पे, है ना। मल्टीपल आंसर्स होते हैं तो ऑप्शंस हम क्या यूज कर रहे हैं, है ना, वो बहुत मायने रखता है। ऑप्शंस हम क्या यूज कर रहे हैं वो मायने रखता है। ठीक है, ऑप्शंस हम क्या यूज कर रहे हैं वो मायने रखता है। चलिए साहब, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक बीच का अक्षर चाहिए भैया, बीच का अक्षर, बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें। तो बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें, हमने कहा एवरेज निकाल दो, तो 3 और 18 21, 21/2 कितना हो गया 10.5। और अंग्रेजी वर्णमाला में तो 10.5वां अक्षर कोई होता नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला में तो 10.5 तो कोई होता नहीं है। इसका मतलब फंस गए सर, इसका मतलब पता है क्या, अब इनके बीच में एक नहीं दो अक्षर है। जब एवरेज नहीं निकलता ना, जब एवरेज नहीं निकलता तो बीच में एक नहीं दो अक्षर होता है। प्रूफ कर लेते हैं। देखो, बाएं से तीसरा अंग्रेजी वर्णमाला में सी होता है, CDEFGHIJK LMNOPQR। तो हमें चाहिए सी और आर के ठीक बीच का अक्षर, क्योंकि बाएं से तीसरा सी है, बाएं से 18वां आर है। सी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, जरा कैलकुलेट करना। सर डी से क्यू कट गया, ई से पी कट गया, एफ से ओ कट गया, जी से एन कट गया, एच से एम कट गया, आई से एल कट गया, और फाइनली जे से के कट गया। यानी कि सी और आर के ठीक बीच में तो एग्जैक्टली कोई अक्षर है ही नहीं। सी और आर के ठीक बीच में एग्जैक्टली कोई अक्षर नहीं है, अगर है तो फिर यहाँ पे एक नहीं दो अक्षर है। तो जब एवरेज नहीं निकलता तो बीच में एक नहीं दो अक्षर होते हैं, दो। तो जे एंड के, तो अगर हमारे विकल्प में कहीं भी जे एंड के ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हमारे विकल्प में कहीं भी जे एंड के ऑप्शन दिया हुआ है तो हम हमेशा जे एंड के ऑप्शन को ही चूज करेंगे, हमेशा हमेशा जे एंड के ऑप्शन को चूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन की जो प्रायोरिटी होगी आंसर देने की, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जे एंड के। तो जे एंड के अगर कहीं पर भी ऑप्शन है चारों में से, तो हम हमेशा जे एंड के ऑप्शन ही चूज करेंगे। अगर जे एंड के ऑप्शन नहीं है तब दूसरी जो प्रायोरिटी होगी वो हमारी होगी नन। अगर नन, अगर मान लो जे एन के, देखो यहाँ नहीं है, यहाँ भी जे एन के नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी जे एन के नहीं है, यहाँ भी, तो इसको छोड़कर कहीं भी जे एन के नहीं था। अगर कहीं और होता जे एन के तो हम जे एन के ही ऑप्शन चूज कर लेते, बट है नहीं। अब क्या करें, तो सर अगर जे एन के ऑप्शन नहीं दे रखा है तब हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो चूज करेंगे नन। तब हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो ऑप्शन चूज क्या करेंगे, वो ऑप्शन चूज करेंगे नन। अगर एग्जाम में जे एन के ऑप्शन नहीं दे रखा तब हम ऑप्शन चूज करेंगे नन। तो हमने भाई साहब नन ऑप्शन चूज कर लिया। और अगर नन ऑप्शन भी नहीं है फिर क्या करोगे, ना जे एन के है ना नन है। देखो ना पे, यहाँ पे ना तो जे एन के है ना नन, ना तो जे एन के है ना नन, ना तो जे एन के है ना नन। अब क्या करेंगे, तो सर जे और के में से कोई भी एक लेटर होगा, जो भी लेटर होगा उसी को आंसर बना देना, जो भी लेटर होगा उसी को आंसर बना देना। जैसे कि जे और के में से जे है, सर जे और के में से के है, उसी को आंसर। क्योंकि जब तक हम बेस्ट ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर ही नहीं आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, दो अक्षर है, जे एन के। अगर जे एन के अक्षर है तो यही है, वरना जे और के भी कट गए तो बीच में कोई भी अक्षर नहीं है, नन। और अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो फिर कोई भी ऑप्शन चूज कर लो। अब आप में से कुछ ऐसे महारथी हैं जो पता है क्या सोच रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि सर अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए तब क्या करेंगे। ना तो सर यहाँ पे जे एंड के ऑप्शन है चूज करने के लिए,
ना ही सर यहाँ पे नन ऑप्शन है चूज करने के लिए, और ना ही सर जे और के अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे जे और के दोनों एक साथ आ गए। या तो सिर्फ जे होता तो जे को चूज करते, सिर्फ के होता तो के को चूज करते। आप में से कुछ महारथी पक्का यही सोच रहे होंगे कि सर अगर ये वाला केस है तब हम क्या करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। इसको बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे चाहे जे ऑप्शन चूज करो, चाहे के ऑप्शन चूज करो, दोनों ऑप्शन के तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, दोनों के दोनों ऑप्शन के मार्क्स मिल जाएंगे। तो रीजनिंग इट्स ऑल अबाउट ऑप्शंस। पूरी की पूरी रीजनिंग बेटा एग्जाम में दिए गए विकल्पों पर ही निर्भर करती है। डाइस चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो डाइस का कोई भी क्वेश्चन बिना ऑप्शन के सॉल्व ही नहीं होता है। मतलब कुछ हो जाते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं होते हैं, और ऑप्शन के हिसाब से आंसर भी बदलते रहते हैं, है ना। तो रीजनिंग में यही सब चीजें हैं कि हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो ये चारों विकल्प एक साथ है तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, ये चारों विकल्प एक साथ है तो ये वाला है, ये चारों विकल्प एक साथ है तो ये वाला, इन चारों में ये वाला ऑप्शन, इन चारों में ये वाला, और इन चारों में ये दोनों में से कोई भी चूज कर लो। और मैंने सारी की सारी कॉम्बिनेशन ले ली है, कोई भी कॉम्बिनेशन, है ना, कोई भी कॉम्बिनेशन बच नहीं रहा। बताओ कोई भी कॉम्बिनेशन बच गया, कोई कॉम्बिनेशन बचा, कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बचा नहीं। आपके दिमाग में कुछ भी फितूर आ रहा होगा ना, सर अगर ये चार विकल्प हैं तो वो चारों विकल्प यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें। मैंने हर टाइप के कॉम्बिनेशन को यूज कर लिया, हर टाइप के कॉम्बिनेशन को। तीसरा वाला मिस्टेक कैसे हो गया बेटा, नन ऑप्शन। अगर देखो जे एन के नहीं है, ये हमारी ऑप्शंस की प्रायोरिटी है, सबसे पहले हमें जे एन के ऑप्शन को खोजना है, खोज लिया। अगर ये नहीं है तो फिर हम नन ऑप्शन को खोजेंगे, नन ऑप्शन को खोज लिया। बाकी इनके साथ क्या है हमें फर्क ही नहीं पड़ता, सबसे पहले इसको देखो, ये नहीं है तो इसको देखो, वरना फिर जे और के में से कोई भी एक ऑप्शन। जे के नहीं है तो जे, और जे नहीं है तो फिर के। और ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी। सर ये तो आपने बिल्कुल बेसिक मेथड समझा दिया, पूरी सीरीज लिखकर बेसिक मेथड समझा दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब एवरेज नहीं निकलता ना तो इसका मतलब बीच में दो अक्षर होते हैं। कौन कौन से दो अक्षर होते हैं, कौन कौन से दो अक्षर होते हैं? एक बार तो 0.5 को कम कर दो, एक बार 0.5 को ज्यादा कर दो। तो 10.5 में से 0.5 कम करोगे तो बचेगा 10, 10.5 में 0.5 ऐड कर दोगे तो बनेगा 11। इसका मतलब अब बीच में दो अक्षर है, 10 और 11। 10वां होता है जे, 11वां होता है के। तो हमारा आंसर आ गया जे एंड के। हमारा आंसर क्या आ गया, जे एंड के। हाँ जी, तो हमारा आंसर आ गया जे एंड के। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच का होगा? भैया बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर चाहिए। बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर। बाएं से चौथे और बाएं से 19वां जो अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? Which letter is exactly midway between fourth from the left hand and 19th from the left hand in English alphabetical series? तो इन दोनों का एवरेज क्या निकलेगा, 4 और 19 23, और 23/2 कितना होगा, 23/2 होगा 11.5। 23/2 होगा 11.5। तो इसका मतलब वही चीज है कि बीच में कोई एक अक्षर नहीं है। बीच में कितने अक्षर हैं, बीच में दो अक्षर हैं, बीच में दो अक्षर हैं। एक बार 0.5 की वैल्यू को कम कर दो तो 11, एक बार 0.5 की वैल्यू को एक्स्ट्रा कर दो तो 12, यानी कि 11वां और 12वां दोनों ही अक्षर ठीक बीच में होंगे। तो 11 अक्षर होता है के, 12वां अक्षर होता है एल। तो के एंड एल इज द राइट आंसर, के एंड एल इज द राइट आंसर। और अगर मान लो के एंड एल ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ तो फिर हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, नन। और अगर नन भी नहीं है तो फिर के और एल में से जो होगा वो चूज कर लेना। ठीक है जी। और अगर ये दोनों ही आ गए, नन भी नहीं है के एंड एल भी नहीं है, तो फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर जो मर्जी वो चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ जी। तो कहने का मतलब है इस चैप्टर में हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए। इस चैप्टर में हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए। पहली टाइप थी कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी वाले बच्चे पहली वाली पोजीशन से आंसर। दूसरी टाइप जो पढ़ी है इस चैप्टर में, वो पढ़ी है हमने बीच का अक्षर निकालना। बीच का अक्षर कैसे निकालते हैं, एवरेज से। एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए। एवरेज निकलने के बाद आंसर भी वहीं से होगा जिसमें दोनों पोजीशन है हमारी।
अगर एवरेज नहीं निकलता इसका मतलब बीच में एक नहीं, बीच में दो अक्षर हैं। समझ रहे हो, बीच में एक नहीं, बीच में दो अक्षर हैं। देखो हमारी जो रीजनिंग की बुक है मार्केट में वो ये बुक है। ये जो बुक है ना हमारी, ये बिल्कुल ऐसी बुक है, मतलब ये तो वर्ल्ड फेमस किताब है, दुनिया का हर बच्चा जानता है, दुनिया के हर कोने में ये किताब अवेलेबल है। इस बुक की जो लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल पे दी हुई है, रीजनिंग बाई पीयूष पार्थ ने, जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप अभी लाइव भी हैं, इसी में सारी लिंक्स अवेलेबल हैं इन बुक्स की, है ना। बुक स्केप की लिंक से ले लोगे तो वहां सस्ती किताब पड़ेगी, बुक स्केप, ठीक है, यहां से लोगे तो बुक स्केप की लिंक से। इसकी लिंक यूट्यूब चैनल पर है। ये जो है ना ये 2023 है, देखो ये जो बुक लॉन्च करी गई थी ये 2021 में लॉन्च करी गई थी। 21 के बाद ये बुक अपडेट हुई 2022 में। 2022 के बाद ये किताब अपडेट हुई 2023 में। तो 3 बार ये किताब अपडेट हुई। इसके बाद इसकी अपडेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो 2024 में कोई इस किताब का अपडेटेड वर्जन नहीं आया। अब जो आएगा अपडेटेड वर्जन वो सीधा 2025 में आएगा, है ना। लेकिन 2025 में लगभग लगभग, है ना, फरवरी के बाद आएगा, फरवरी के बाद, अभी नहीं आएगा। तो अभी की अगर हम बात करें तो अभी के एग्जाम्स के लिए ये ऑलरेडी अप टू डेट किताब है। अभी के एग्जाम्स के लिए अप टू डेट है। इसमें कंप्लीट थ्योरी है प्लस एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चंस है। पूरी थ्योरी मतलब जो ट्रिक्स मैं क्लास में बता रहा हूं ना, जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये सब कुछ इस किताब में एज इट इज लिखा गया है वर्ड बाय वर्ड। प्लस इसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, और हर एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी है। और इसका वीडियो सोल्यूशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें आधे से ज्यादा चैप्टर मैंने, मतलब लगभग 70% सिलेबस वीडियो सॉल्व करा दिया है एक्सरसाइज का। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बैंकिंग के अलावा अपने जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहते। ठीक है, ये हमारी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिए हैं 2018 से 2024 तक। जैसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के सारे पिछले 4 साल के मैंने 400 क्वेश्चन उठा के इसमें डाल दिए। होता क्या है, जब हम इस बुक से क्वेश्चन लगाते हैं, कहीं और से भी क्वेश्चन लगाते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक हम पीवाईक्यू ना लगा रहे हैं। तो वो पीवाईक्यू के क्वेश्चन हम यहाँ से लगा सकते हैं। हार्ड कॉपी इसी पे अवेलेबल है। पीडीएफ चाहते हो तो इस किताब की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी आपको, है ना। कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, रीजनिंग, है ना, टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इसकी, इस किताब की, पूरी किताब की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। हाँ जी, बाकी बाकी जब भी ये चैप्टर खत्म होगा ना, जैसे ये अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर खत्म होगा, तो चैप्टर के खत्म होते ही मैं आपको 2 सेट दूंगा। एक तो मैं पीवाईक्यू सेट दूंगा, एक मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस सेट। तो चैप्टर खत्म होने के बाद आप उन दोनों सेट्स को लगा लेना, ठीक है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे आपको, ऑब्वियस सी बात है। पहले, सबसे पहले मैंने क्लास क्वेश्चन का एक सेट दिया है आपको, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये ऑलरेडी पीडीएफ में आपको शेयर कर चुका हूँ, वही क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ। दूसरा, चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा अलग से क्वेश्चंस का। तीसरा, पीवाईक्यू सेट मिल जाएगा अलग से क्वेश्चन का। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको रीजनिंग में, ठीक है, मास्टर बनने से और रीजनिंग में बेहतर बनने से, ठीक है, आपकी बहुत मदद करेंगी, और आपको कोई नहीं रोक सकता जब आपने तीनों चीजें लगा ली तो, ठीक है। जी हाँ, रिकॉर्डेड बैच एप्लीकेशन पे शो नहीं कर रहा है, यही तो, इसी में तो रिकॉर्डिंग क्लास मिलेंगी, वीओडी, वीओडी इसी बैच में है। तो भैया आज सैटरडे था, हालांकि सैटरडे को हमारी क्लास होती नहीं है, फिर भी हमने ले ली क्योंकि मंडे ट्यूसडे आप लोगों की क्लास ऑफ है। अब जो क्लास होगी ये सीधा होगी वेडनेसडे को। अब हमारी मुलाकात सीधा वेडनेसडे को होगी। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।